जॉन स्टुअर्ट मिल बेसिकली यूटिलिटेरियनिस्ट था और उसने इंडिविजुअलिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इंग्लिश फ़िलासफ़र था और ये वाहिद फ़िलासफ़र है जिसे फ़लसफ़ा मिरास में मिला है, विरासत में मिला है अपने बाप जेम्स मिल से। तो जेम्स मिल और जर्मी बेंथम दोनों आपस में बेहतरीन दोस्त थे। दोनों ने ही यूटिलिटेरियनिज़म को पेश किया, उस पर काम किया और बाद में वही फ़िलासफ़ी जेम्स मिल के बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल के हिस्से में आई। लिहाजा जॉन स्टुअर्ट मिल को हम कह सकते हैं कि ये वाहिद फ़िलासफ़र है जिसे फ़लसफ़ा विरासत में मिला है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 में लंदन में पैदा हुआ और 1873 में फ्रांस में इसकी वफ़ात हुई है। ये पॉलिटिशियन था, इकोनॉमिस्ट था, फ़िलासफ़र था और सिविल सर्वेंट रहा, नॉलेज सीकर था। अपने वालिद और जर्मी बेंथम दोनों की कंपनी में रहने की वजह से बचपन से ही फ़लसफ़ा पढ़ रहे थे, बचपन से ही किताबों के पढ़ने का शौक़ था। मतलब इस हद तक इन्होंने फ़िलासफ़ी पढ़ी थी, इन्हें इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, एपिक्यूरियस, बाद में फिर जर्मी बेंथम, जे.एस. मिल्स, मोंटेस्क्यू, मुख्तलिफ अपने दौर के फ़िलासफ़र्स, बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स, हॉब्स, ह्यूम, इन जैसे लोगों को तमाम को उसने पढ़ा, समझा और अपनी फ़िलासफ़ी पेश की। तो बेसिकली ये ज़्यादा मुतासिर जो था जर्मी बेंथम से मुतासिर था और इसके फ़लसफ़े में जर्मी बेंथम और इसके वालिद जेम्स मिल की छाप है काफ़ी हद तक। तो इसकी अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये इस हद तक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है कि मॉडर्न वेस्ट की एथिक्स को डिज़ाइन करने में जॉन स्टुअर्ट मिल का बहुत बड़ा हाथ है। और इवन मॉडर्न वेस्टर्न वेलफेयर स्टेट्स, उसका भी कॉन्सेप्ट हमें जॉन स्टुअर्ट मिल्स की राइटिंग्स में मिलता है। फिर लिबरलिज्म में जो कोर आइडिया है इंडिविजुअलिज्म का और लाइबर्टी का नज़रिया, उस पे जॉन स्टुअर्ट मिल का काम इंतहाई ज़्यादा है और उसका इन्फ्लुएंस भी इतना ज़्यादा है कि उसी की वजह से लिबरलिज्म जो है वो वेस्ट में पेनिट्रेट किया है। रसल इससे बहुत ज़्यादा मुतासर था, मैक्स वेबर इससे बहुत ज़्यादा मुतासर था और मॉडर्न फ़िलासफ़र्स इससे बहुत ज़्यादा मुतासर थे। इसकी 3 बुनियादी किताबें हैं, बहुत अहम किताबें हैं। जो किताबों के नाम हैं वही आइडियाज़ जॉन स्टुअर्ट मिल की पहचान है। ऑन लाइबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल ने बुक लिखी, ये 1859 में ये बुक लिखी थी। तो ऑन लाइबर्टी का बुनियादी कॉन्सेप्ट, बुनियादी आइडिया जो है वो हमें जॉन स्टुअर्ट मिल से मिलता है। फिर इसने यूटिलिटेरियनिज्म के नाम से किताब लिखी, तो यूटिलिटेरियनिस्ट जॉन स्टुअर्ट मिल था, ये इसका बहुत बड़ा। फिर इसकी किताब है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो 1861 में इसने लिखी। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिकल आइडियाज़ जो हैं वो हमें इस बुक में मिलते हैं। तो ये 3 बड़ी अहम किताबें, यूटिलिटेरियनिज्म, ऑन लाइबर्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो ये 3 ही इसके वो कोर आइडियाज़ हैं जिनकी वजह से इसकी पहचान है। यूटिलिटेरियनिज्म जर्मी बेंथम के यहाँ यही था कि टू एक्वायर मैक्सिमम प्लेजर, दिस इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। जर्मी बेंथम और जेम्स मिल्स के यहाँ यही नज़रिया था कि भाई ज़िंदगी में खुशी हासिल करना ये बुनियादी तौर पर ज़िंदगी का मकसद है। खुशी के अलावा और कोई मकसद नहीं है, खुशी ही हासिल करना इंसान का बुनियादी मकसद है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी अपना नज़रिया इसी
को ही बढ़ाया आगे, यूटिलिटेरियनिज्म को ही बढ़ाया। उसके यहाँ भी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद खुशी हासिल करना है। लेकिन इसका और जर्मी बेंथम के आइडिया का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जर्मी बेंथम और जेम्स मिल दोनों ने एम्फेसिस जिस बात पे किया है, जिस प्लेजर की बात की है, वो सेंसुअल प्लेजर है, वो इंस्टिंक्चुअल प्लेजर है कि आपने अपनी जिस्मानी आसाइशात हासिल करने के लिए आपने चीज़ों को हासिल करना। जो भी चीज़ जो आपको फ़ायदा दे, आपके जिस्म को फ़ायदा दे, आपके इंस्टिंक्ट को फ़ायदा दे, वो बेहतर है आपके लिए। जबकि इसके बरक्स कोई भी चीज़ आपको नुकसान दे रही है वो गलत है। मतलब इनके यहाँ जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है प्लेजर एंड पेन का, वो इनके यहाँ यही है कि प्लेजर, जिस्मानी प्लेजर जिन चीज़ों से आपको हासिल हो रही है वो ऐन सही है, और जिन चीज़ों से पेन हासिल हो रही है तो वो गलत है। तो ये असल में इसकी बुनियाद वो मादे पे थी, आपके सेंसुअल प्लेजर पे थी। जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसमें एडिशन जो किया है वो मॉरलिटी का किया। उसके यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि आपको मादी चीज़ों से ही प्लेजर हासिल हो। जैसे जिस्मानी प्लेजर वो तो एक जानवर को भी हासिल होती है। अगर इंसान की भी ज़िंदगी का मकसद यही है तो इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है। तो लिहाजा बेसिकली जे.एस. मिल ने, जर्मी बेंथम और जेम्स मिल दोनों के आइडिया से इख्तलाफ रखा है। पहला तो बुनियादी फ़र्क यही है कि जॉन स्टुअर्ट मिल बात करता है मॉरल यूटिलिटेरियनिज्म की, कि जिसमें अखलाकियात का अंसर मौजूद हो जो कि आपकी रूहानियत को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करे। जॉन स्टुअर्ट मिल के यहाँ दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाकर, दूसरों की हेल्प करके भी आप प्लेजर हासिल कर सकते हैं। इसके बरक्स जॉन स्टुअर्ट मिल के यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा ही हासिल करना ऐन मकसद है। तो इखलाकी नहीं बल्कि मटीरियलिस्टिक अप्रोच जर्मी बेंथम के मिलती है, सेल्फ सेंटर्डनेस हमें मिलती है। जबकि इसके बरक्स जे.एस. मिल्स वो दूसरों को ज़्यादा फोकस कर रहा है कि दूसरों के ज़रिए। फिर जर्मी बेंथम के यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती है। वो कहता है कि टू एक्वायर मैक्सिमम प्लेजर इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो ये मैक्सिमम वो कहते हैं कि क्वांटिटी ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ही इंसान ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। इसके बरक्स जॉन स्टुअर्ट मिल वो क्वालिटी का हामिल है। वो कहता है कि जितनी ज़्यादा कम भी आप प्लेजर हासिल कर रहे हैं लेकिन वो क्वालिटी की हामिल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, तो वो उससे कहता है क्वालिटी को प्रेफर करता है देन क्वांटिटी। तो क्वालिटी उसके यहाँ ज़्यादा है। जैसे उसका कहना है कि अरिस्टोटल के यहाँ नॉलेज हासिल करना, बाद में नॉलेज को फैलाना, ये असल उनके यहाँ बुनियादी थीम था। तो इसमें क्वालिटी मौजूद है। इसके बरक्स एक आम आदमी, एक फुलिश आदमी, वो क्वांटिटी पे जो है रिलाई कर लेता है, लेकिन उसका फ़ायदा ना उससे तो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन इंसानियत के लिए उसमें कोई फ़ायदा मौजूद नहीं है। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल के यहाँ हायर प्लेजर का कॉन्सेप्ट है। उसके यहाँ हायर प्लेजर वही है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। जबकि जर्मी बेंथम हमें लोअर प्लेजर देता है कि आपने एक चीज़ ली, लेट्स सपोज आपने गाड़ी लेनी है, गाड़ी आपने ले ली, कुछ देर तक तो वो प्लेजर मौजूद है, लेकिन उसके बाद वो प्लेजर ख़त्म हो गई। अब गाड़ी की बजाय आप चाहेंगे कि गाड़ी से आगे आप कोई बेहतरीन गाड़ी BMW हासिल करें, तो वो ख्वाहिशात बढ़ती जाएगी। तो ये लोअर प्लेजर है। जबकि जे.एस. मिल्स के यहाँ हायर प्लेजर का कॉन्सेप्ट है कि इंसान अगर किसी के लिए भलाई करता है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है, तो वो क्या होगा, वो उसे अंदर से ना जो है वो सेटिस्फाइड करेंगे, सेटिस्फाइड रखेंगे। तो ये हायर प्लेजर है। वो दूसरों की आसाइशात के लिए जब खुद मुश्किलात में पड़ेगा तो एक उसे रूहानी सुकून भी हासिल होगा और ये सुकून लॉन्ग लास्टिंग होगा। फिर वो हमें बताता है कि मॉरल प्लेजर के साथ साथ जे.एस. मिल के यहाँ इंटेलेक्चुअल प्लेजर मौजूद है।
यानी कि इंसान मोरालिटी के साथ, दूसरों के काम आने के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्लेजर भी हासिल करता है। मतलब मेल्स के यहाँ तो सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही आपने जहन मुंह को चस्का लगा लिया या मादी चीज़ें हासिल कर ली, ये काफ़ी है। तो इसके यहाँ इंटेलेक्चुअल प्लेजर भी है कि आप इल्म हासिल करते हैं और वो इल्म लोगों की भलाई का बायस बनता है, दुनिया में नई नई तब्दीलियाँ लेके आता है। तो ये प्लेजर भी इसके यहाँ काउंट करती है। फिर मिल्स के यहाँ एंड ऑफ प्लेजर जो है वो अलग है। मतलब उसका कहना है कि जो इंसान मोरालिटी के ज़रिए जो चीज़ हासिल करता है, बाय प्रोडक्ट उसे प्लेजर मिलती है। मतलब प्लेजर जो है वो बाय प्रोडक्ट है, ये इटसेल्फ एक एम नहीं है। मतलब आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, उस अच्छे काम की वजह से आपको प्लेजर हासिल होगी। आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं, नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, तो उसके बदले में आपको प्लेजर हासिल होगी। तो ये असल में काम एंड है, मकसद एंड है, ना कि प्लेजर हासिल करना। प्लेजर बाय प्रोडक्ट है, जबकि बेंथम के यहाँ प्लेजर इटसेल्फ एक एंड है, पर्पस है, एम है। मतलब बेंथम कहता है कि असल में जिस्म को फ़ायदा पहुंचाना, इसकी मादी ख्वाहिशात ही पूरी करना, यही मकसद है। जबकि जो मिल्स के यहाँ ये इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा वुसअत है। जेम्स मिल्स का जो यूटिलिटेरियनिज्म वो मॉरल है, अखलाकियात पे जोर देता है। वो रोकता है कि दूसरों के लिए अपनी ख्वाहिश को हासिल करने के लिए दूसरों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसके बरक्स बेंथम के यहाँ इमोरलिटी है। मतलब आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आप गलत हथकंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है मादी ख्वाहिशात के लिए आप गलत हथकंडों का इस्तेमाल करेंगे, तो ये इनके यहाँ ये इमोरलिटी का अंसर ज़्यादा पाया जाता है। फिर डिग्निटी ऑफ मैन जो है वो मोरालिटी पे है। इमोरल इंसान कभी भी डिग्निफाइड नहीं हो सकता। लिहाजा मिल्स के यहाँ, जेएस मिल के यहाँ डिग्निफाइड पर्सनैलिटी, करेक्टरफुल पर्सनैलिटी, उसकी अहमियत ज़्यादा है। जबकि जर्मी बेंथम के यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो यूटिलिटी वो ज़्यादा अहमियत रखती है, उसके यहाँ डिग्निटी का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं। ऑन लाइबिलिटीज की बुक है जो 1859 में इसने लिखी है। तो इसके यहाँ लाइबिलिटी, हालांकि कोई यूटिलिटेरियनिस्ट है, तो उसके यहाँ ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमें कम ही मिलता है। तो असल में ये कहता है कि बुनियादी इंसान का जो बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, वो लिबर्टी है, वो आज़ादी है। इंसान को ज़हनी तौर पर आज़ाद होना ज़रूरी है, जिस्मानी तौर पर आज़ाद होना ज़रूरी है, और सबसे अहम चीज़ है उसकी इंडिविजुअलिटी जो है वो उसका बरकरार होना ज़रूरी है। लिहाजा वो कहता है कि रियासत का कोई भी ऐसा जबर वो इंसान से उसकी आज़ादी नहीं छीन सकता। रियासत का बुनियादी तौर पर मकसद ही ये है कि इंसान को मैक्सिमम लिबर्टी फ्राहम करना। तो लिबर्टी जो है ये इटसेल्फ एक एम है, ये एंड ऑफ लाइफ है जॉन स्टुअर्ट मिल के यहाँ। तो वो उसकी नज़र में ये जितनी भी हुकूमत की तरफ से डिस्ट्रक्शंस हैं ये इवल के खाते में आएगी कि ये इवल्स हैं, ये बुराई है। अगर हुकूमत इंसानों पे, अफराद पे ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ लगाती हैं, तो हुकूमत का ये काम नहीं होना चाहिए कि वो इंसानों पे पाबंदियाँ लगाए, इंडिविजुअल्स पे पाबंदी लगाए। तो लिबर्टी, असल में लिबर्टी एक जगह तो उसने कॉन्सेप्ट अपनी मोरालिटी का भी दिया है, लेकिन लिबर्टी तो बुनियादी तौर पर लिबर्टी का मतलब ही ये है कि फॉलो योर ओन डिज़ायर, कि आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलें, ये आज़ादी है। तो ये आज़ादी का प्रचार एक जगह तो वो मोरालिटी का इजहार कर रहा है, लेकिन इस जगह वो मादर पिदर आज़ादी का भी कह रहा है। लेकिन असल तो यही है कॉन्सेप्ट कि आज़ादी ये है कि आपने विद इन द टेरिटरी ऑफ लॉ आपने आज़ादी हासिल करनी है। लेकिन अब होता यह है कि इंडिविजुअल आज़ादी जो है बहुत हद तक लिमिटलेस होती है, इसमें आप मोरालिटी का ख्याल नहीं करते, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको इमोरालिटी की तरफ ले जाता है। तो इसके यहाँ एक बेहतरीन स्टेट वो है जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी फराहम करे, आपकी आज़ादी को इंश्योर करे।
स्टेट की एक जिम्मेदारी ये है कि स्टेट मार्केट इकोनॉमी उस पर कंट्रोल रखे। ये आप कह लें कि लिबरलिज्म का जो कोर आइडिया है लेसिस फेयर उसके खिलाफ ही है, लेकिन वो इसे लॉजिकली ये बताता है कि अगर मार्केट इकोनॉमी पे स्टेट कंट्रोल नहीं रखेगी तो उसका नुकसान ये होगा कि लोगों में इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी, कोई ज़्यादा अमीर हो जाएगा, कोई ज़्यादा गरीब हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी होगी। तो ये लिबर्टी के साथ साथ जेम्स मिल जिस चीज़ का प्रचार कर रहा है वो इक्वालिटी का भी है कि तमाम इंसान बराबर हैं, बराबर रहें, और स्टेट अपना किरदार अदा कर सकती है इस बराबरी के लिए। इंडिविजुअलिज्म जाहिर बात है बाय प्रोडक्ट है लिबर्टी के साथ, जाहिर बात है लिबर्टी आज़ादी मिलती है तो इससे आपकी इंडिविजुअलिटी ग्रो करती है। तो लिबरलिज्म वेस्टर्न सिस्टम जो है लिबरलिज्म का, उसमें ये कोर आइडियाज़ हैं लिबर्टी एंड इंडिविजुअलिज्म। तो इंडिविजुअलिज्म में वो जे.एस. मिल्स कहता है, रियासत को कहता है कि रियासत लेसिस फेयर के प्रिंसिपल पर अमल करे, यानी नॉन इंटरवेंशन इन पर्सनल लाइफ। जो स्टेट कम से कम इंटरवेन करेगी इंसान की पर्सनल लाइफ में वो ज़्यादा बेहतर स्टेट होगी। इसके साथ साथ इसका ये भी कहना है कि स्टेट लॉज बनाती है, लॉज की फॉर्मेशन करती है। तो ये लॉज जो है ये इंसान को इसकी आज़ादी को कर्टेल करने के लिए ना हो, ये इंसान की बेहतरी के लिए हो, फलाह बहबूद के लिए हो, ये तो बेहतर है। लेकिन जो लॉज इंसान की लिबर्टी को कर्टेल कर रहे हैं वो इसकी नज़र में बेहतर नहीं है। फिर इसके बाद वो कहता है कि गवर्नमेंट की जो मैक्सिमम पावर है वो इंडिविजुअल्स के लिए नुकसान का बायस है, इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए नुकसान का बायस है। लिहाजा गवर्नमेंट के पास जितनी कम ताकत होगी उतनी ही ज़्यादा इंडिविजुअल लिबर्टीज सिक्योर होंगी। तो गवर्नमेंट का जो अपना आइडिया देता है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट का काम अवाम इंडिविजुअल्स के ख्वाहिशात का रिफ्लेक्शन है, उसे रिप्रेजेंट करना है, ना कि कलेक्टिविज्म के इज्तिमा को इज्तिमाइयत के फ़ायदे के लिए बात करना या इज्तिमाइयत एक्वायर करना, ये इसका मकसद नहीं, बल्कि इंडिविजुअल्स को उनकी लिबर्टी को सिक्योर करना, उनकी शख्सियत में बेहतरी का बाइस बनना, ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का बुनियादी काम है। स्टेट इज़ रिलेटिव एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल, के स्टेट रिलेटिव है और इसका वजूद जो है इंडिविजुअल्स की वजह से है, और इंडिविजुअल की मंशा के मुताबिक ही चलना स्टेट का बुनियादी काम है। इसके अलावा जो इसका कहना है कि स्टेट जो है ये नेचुरल नहीं है, मतलब कई फिलोसफर्स के यहाँ, हॉब्स, जॉन लॉक के यहाँ यही हमें सुनने को मिलता है कि स्टेट नेचुरल है, इसका वजूद शुरू से है और हमेशा रहेगा। तो वो कहता है कि ये नेचुरल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स की इंडिविजुअलिटी और लिबर्टी को सिक्योर करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया है। फिर वो ये भी बताता है कि जो गवर्नमेंट है, बेहतरीन गवर्नमेंट किन असूलों पे कायम होती है। नंबर 1 प्रिंसिपल वो लेसिस फेयर का है कि ये इंडिविजुअल्स की लाइफ में नॉन इंटरवेंशन जो है करती है, मतलब कम से कम इंटरफेयर करती है। दूसरे नंबर पर इक्वालिटी को सिक्योर करती है, लोगों की इक्वालिटी जो है, जैसे इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी का इसने कॉन्सेप्ट दिया है, उसके ज़रिए लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करना, इक्वालिटी को इंश्योर करना, लोगों में गैप जो है मुख्तलिफ जो है क्लासेस का बन जाना, ये इसके यहाँ नहीं है कि गवर्नमेंट का काम है कि ये एक क्लासलेस सोसाइटी हो जिसमें मैक्सिमम लोग इक्वल हों। फिर इसके यहाँ वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि स्टेट का काम लोगों की वेलफेयर है, इंडिविजुअल की वेलफेयर है, ना कि कुछ और। फिर स्टेट का ये भी काम है कि वो मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए लोगों को सहूलियात फराहम करे, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करे ताकि उनकी मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो।
जॉन स्टुअर्ट मिल के आइडियाज़ का बहुत गहरा असर है, बहुत गहरी छाप है। यानी उनके यहाँ जो आज़ादी वो सबसे बड़ी नेमत है, और उस नेमत को वेस्ट को अता करने वाला वो जॉन स्टुअर्ट मिल है। मतलब इस हद तक आप इसके इन्फ्लुएंस का अंदाज़ा लगा लें कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो तकरीबन 19th सेंचुरी का फ़िलासफ़र है, तो इसने उस वक्त कहा था कि औरतों को इक्वल राइट्स दिए जाएं, औरतों को आज़ादी दी जाए। मतलब जो हमें पहला फेमिनिस्ट वेस्ट में मिलता है वो जॉन स्टुअर्ट मिल ही मिलता है। तो इसने राइट ऑफ वोट फॉर वुमेन का मुतालबा किया था। अगरचे इस पे अमल दरामद बहुत बाद में हुआ, लेकिन ये पहला फिलोसफर था जिसने इक्वलिटी की बात की कि मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं। तो जैसे मर्द को राइट ऑफ वोट मिला हुआ है, तो राइट ऑफ वोट औरत को भी मिलना चाहिए। मर्द के शाना बशाना औरत भी काम कर सकती है, औरत में भी वो पोटेंशियल मौजूद है। तो ये इसके वो सारे आइडियाज़ हैं जिनका असर मॉडर्न वेस्ट पे इंतहाई गहरा है।